बादल बहुत भयंकर ही गरज रहे थे परसों। तो उसी दौरान जब ये मैं पढ़ना यही चीजें पढ़ रहा था, तो उसी दौरान मेरे एक दोस्त का मैसेज आता है, बादल बहुत जबरदस्त गरज रहे थे, है ना। दो लास्ट जब पहले 2 दिन थे मानसून के, बहुत जबरदस्त गरजे बादल। तो मेरे दोस्त का मैसेज आता है, भाई सब खत्म दुनिया खत्म होने की तैयारी होगी, अपन जो है वो बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, 31 तारीख को सब खत्म होने वाला है। तो वो मतलब एक तरह से वो मजाक के तौर में बोल रहा था, लेकिन मुझे बहुत हंसी आई थी उस दौरान कि 21 तारीख को खत्म हो रहा है। तो उसी मूड के साथ आज मैं क्लास शुरू करता हूँ। तो समझ लीजिए कल आपके दुनिया का आखिरी दिन है, और आज जो आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो वो आखिरी फिजिक्स का चैप्टर है। इस तरह से मान के चलो, तो अपन थोड़ा सा मजे मजे करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज जो है वो आप किसी को पर्सनल चैट नहीं भेज पाएंगे, मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। आप केवल मुझसे ही बातें कर सकते हैं, अपने दोस्तों से नहीं कर सकते। चाहो तो टाइम वेस्ट करके देख सकते हो, है ना। तो आज इसी के साथ अपनी आखिरी क्लास शुरू करते हैं अपन अपने जीवन की, और कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने की, जाते जाते भी कुछ नया सीखते हुए जाए। तो मैंने आपको ब्रॉडकास्ट के बारे में बता दी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सदिश के बारे में बात करने वाले हैं, वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं शुरू करूं, उससे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा कि मैंने अभी तक आपको क्या सिखा दिया है या क्या बता दिया है। तो उसके लिए मुझे एक पेंट स्क्रीन पे आना पड़ेगा, 2 मिनट। हाँ, हम अभी तक ये सीख चुके हैं कि हमारे आसपास जो है वो आवेश मौजूद होते हैं। कोई भी चीज, जैसे कोई बलून है यदि, तो वो ग्लास रॉड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कुचालक पदार्थ भी आवेशित हो सकती हैं। और जो अगर लोहे की रॉड होगी, तो लोहे की रॉड भी आवेशित हो सकती है। वो बलून लोहे का अगर परत वाला होगा किसी धातु की, तो वो भी आवेशित किया जा सकता है। आवेश कैसे बनते हैं किसी चीज पर, तो उसके बारे में चर्चा करी थी। जो चीजें होती हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुई होती हैं। बीच में नाभिक में प्रोटॉन होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं चारों तरफ इसके, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी वस्तु पर से, मान लीजिए कोई पदार्थ है, यदि कोई पदार्थ पे से अगर इलेक्ट्रॉन थोड़े से अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वजह से थोड़े से अलग हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो साथ साथ आवेश लेके जाएंगे। कौन सा आवेश होगा? नेगेटिव। इसके कारण से क्या हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया तो इस पर जो है वो पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, इस पर धन आवेश आ जाएगा। और यदि जिस बॉडी पर जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस बॉडी पर इकट्ठे हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, वो बॉडी जो है वो नेगेटिव आवेश हो जाएगी। तो 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक नेगेटिव आवेश, एक धनावेश, यानी कि ऋणावेश और धनावेश। उसके बारे में इन दोनों के बीच हमने बोल दिया था कि यदि मान लीजिए 2 आवेश होते हैं यदि, तो कूलाम ने क्या करा था, उन 2 आवेशों के बीच जो है, 2 आवेशों के बीच बल ज्ञात करने के लिए जो है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। बोले 2 आवेश हैं यदि और उनके बीच की दूरी जो है वो r है यदि, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच जो गणना होगी, जो बल होगा, वो बल का मान जो होगा इन आवेश के जैसे Q1 Q2 है, Q1 Q2 यदि है, तो इन आवेश के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। Q1 Q2 लिखेंगे यहाँ पर, Q1 Q2 परिमाण को जो है, मैग्नीट्यूड को जो है वो हम ऐसे ब्लॉकेट में लिखते हैं, और बटे में इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बटे में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ था। लेकिन आप सभी जानते होंगे शायद कि जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हम। जो बल होता है उसमें जो है वो सदिश राशि होती है ना। सदिश राशि होती है, मतलब उसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हमें दिशा की, अभी तक इस फॉर्मूले में दिशा का ज्ञान नहीं हुआ है, इसमें दिशा का वर्णन नहीं किया है। मतलब ये फॉर्मूला अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा नहीं बता रहा है। उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं हम कि इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे किया जाता है। तो चैप्टर मतलब शुरुआत यहीं से होता है। यदि राशियां होती तो वो सदिश राशियां कैसे होती है, क्या होती है, उसी पे चर्चा करने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। वो क्या है? वो ये है, सदिश राशियां, या फिर इंग्लिश में बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है क्या भला, मतलब ये होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या। 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप बहुत अच्छे से, मुझे मालूम है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकली नॉलेज देने वाला हूँ आपको सदिश राशियों के बारे में, आपको बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ जो आपको पता होना चाहिए था। बेसिकली क्या बोलने वाला हूँ मैं, जो आपने 11th क्लास में पाप किए हैं ना फिजिक्स के, वो पाप को मैं दूर करने वाला हूँ, वो पाप आपके धोने वाला हूँ, ताकि आप वो पाप के साथ जो है वो 12th क्लास ना पढ़ो, है ना। तो मैं आपको सदिश के बारे में वो नॉलेज दूंगा या वो चीजें बताऊंगा जो आपकी छूट गई है, जिसका यूज जो है वो हम 12th में करने वाले हैं, ताकि आप जो है वो 12th में परेशान ना हो। नहीं तो आप सोचते ही रह जाओगे कि ये लिखा क्या है ना।
मैं बात करता हूँ सदिश राशियां क्या बला है। तो सबसे पहले तो बात कर लें सदिश। सदिश, स मतलब सात, हिंदी में इसका अगर तोड़ के लिखे हम सदिश, संधि विच्छेद करें तो सदिश, स मतलब सात, सात मतलब उसके साथ, दिश मतलब दिशा, मतलब ऐसी राशियां जिसमें दिशा होती है, दिशा साथ होती है, वो कैसी राशियां कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। अच्छा, ये राशियां क्या होती हैं, पहले इस बारे में बात कर लें। राशि, कशिश है क्या यहाँ पर? कशिश है? कशिश नहीं है, नहीं है। कशिश होती तो कशिश को बोलते, ये राशियां वो वाली नहीं है जो अपन पढ़ते हैं, मेष, तुला, वृश्चिक, वो वाली राशियां नहीं है ये, है ना। नहीं तो तुम सोचो कि ये वो वाली राशियां है कि मेष, तुला, वृश्चिक वगैरह, नहीं, ये वो वाली राशियां नहीं है। यहाँ फिजिक्स की राशियों की बात हो रही है। यहाँ जो राशियों की बात हो रही है वो है वेग, वो है त्वरण, त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो आ रही बल की बात हो रही है। बल एक राशि है ना। यहाँ पर जो बात हो रही है वो विभवांतर की बात हो रही है, वोल्टेज। वो ये राशियां जो है वो फिजिक्स की राशियां, ये वाली राशियां आप पढ़ चुके हो। विभवांतर भी एक राशि है, विद्युत धारा भी एक राशि है ना। विद्युत धारा भी एक राशि है। विद्युत वाहक बल, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी एक राशि है ना। इसके अलावा बात करें कार्य की, तो कार्य भी एक राशि है। इन राशियों की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सी सदिश होती हैं, कौन सी अदिश होती हैं, उनके बारे में बात करना है। तो बेसिकली जो ये राशियां हैं, इनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। दो भाग कौन से हैं? दो भाग हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां, है ना। अदिश और सदिश। अदिश को बोलते हैं स्केलर, अदिश राशियां होती हैं और सदिश राशियां होती हैं। अदिश को बोलते हैं स्केलर, स्केलर है ना, इसको बोलते हैं स्केलर। और सदिश को क्या बोलते हैं? सदिश को बोलते हैं वेक्टर। इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सदिश को बोलते हैं वेक्टर और अदिश को बोलते हैं स्केलर। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है ना। मैग्नीट्यूड और मतलब मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, है ना, नीचे लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। इसमें अदिश राशियों में क्या होता है? केवल परिमाण बस होता है, बस। अदिश राशियों में, स्केलर क्वांटिटी में परिमाण होता है। मैं बता रहा हूँ परिमाण क्या होता है। और जो सदिश राशियां होती हैं उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण तो होता ही है, साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है, साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। अभी परिमाण क्या होता है और दिशा क्या होती है, हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपको फिर से बताता हूँ मैं, परिमाण और दिशा क्या होती है। तो जो परिमाण होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और दिशा, दिशा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड अब यही समझते हैं पहले, दिशा तो आप समझते हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई वस्तु, कोई सतह पर जो है कोई वस्तु रखी हुई है, कोई डब्बा रखा हुआ है, और इस डब्बा डब्बा ये जो कोई सतह पर कोई डब्बा रखा हुआ है, और इस पर जो है वो 5 न्यूटन का बल हम इसको लगा रहे हैं इधर से खिसकाने के लिए। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल काय में नापा जाता है? न्यूटन में नापा जाता है। 5 न्यूटन का अगर हम बल लगा रहे हैं तो ये जो 5 होगा ना, ये 5, ये होगा परिमाण, ये होगा मैग्नीट्यूड, है ना। यदि मान लीजिए यहाँ पर 5 न्यूटन की जगह कितना हो, मान लीजिए 10 न्यूटन हो, है ना, तो 10 क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो जो आंकिक मान होता है, जैसे मान लीजिए आपका द्रव्यमान, आपका यदि मैं बात करूं, द्रव्यमान की बात करूं, चलो आपका छोड़ो, मेरा ही द्रव्यमान की बात कर लेता हूं। मेरा द्रव्यमान, यदि मान लीजिए द्रव्यमान जो है वो केजी में नापे तो 67 केजी है यदि, है ना, तो ये 67 क्या होगा? ये 67 जो है वो मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, मैं इतना मोटा हूँ, इतना भारी हूँ, है ना, मेरे में इतना इतना पदार्थ भरा हुआ है, तो मेरा जो है वो इतना ज्यादा ये जो 67 होगा ये परिमाण होगा। केवल किलोग्राम नहीं, आप लेंथ की बात करो, जैसे मान लीजिए आपके घर से लेकर स्टेशन तक की दूरी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, तो ये 3 होगा ना, जो ये 3 जो है वो क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। परिमाण, सॉरी, यहाँ पर परिणाम नहीं है, ध्यान रखेंगे, मैं बताना भूल गया आपको। परिणाम और परिमाण दोनों में फर्क है, फिर से बता रहा हूँ मैं। परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, जिसकी बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है। यहाँ पर परिमाण की बात हो रही है, मैंने गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा हुआ। परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मतलब जो भी क्वांटिटी होती है, जो भी अंग्रेजी सॉरी गणित के अक्षर होते हैं या अंक होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? परिमाण। तो वो दूरी में 3 किलोमीटर हो सकता है, फोर्स में 5 न्यूटन, अगर 10 न्यूटन कितना भी हो, तो वो जो अंक होता है उसको बोलते हैं हम परिमाण, है ना, परिमाण। अच्छा, इसमें दिशा क्या होती है? दिशा होती है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इस पर जो है वो 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। मान लीजिए उदाहरण के लिए ये जो बल लगाया जा रहा है वो 5 न्यूटन का है, और जो ये बक्सा है ये जो है वो 2 किलो का है। मान लीजिए ऐसा कि ये जो है वो 2 किलो का 2 किलोग्राम भारी बक्सा है, जिस पर जो है मैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। इसके कारण से क्या होगा? जब मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूँ, इस दिशा में बल लगा रहा हूँ, तो ये इस साइड को मूव करेगा, इस साइड को गति करने लगेगा ये, है ना। ये इधर से 5 न्यूटन का बल इधर से लगाऊंगा
तो ये इस डायरेक्शन में आगे मूव करने लगेगा, बिल्कुल करने लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में ये मूव करेगा, गति करेगा, उसको हम बोलेंगे दिशा, उसको बोलेंगे डायरेक्शन, है ना। तो हम ये जैसे बल है, तो अब मान लीजिए सेम केस, ये एक और डब्बा है, सेम टू सेम वही डब्बा है, यहाँ पर एक और बक्सा रखा हुआ है, उसका वेट भी कितना ही है, उसका वेट भी जो है वो 2 किलोग्राम ही है, 2 kg ही है। लेकिन अब जो मैं बल लगा रहा हूँ ना इस पर, वो बल जो है मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। कहाँ से? ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। कितने न्यूटन का? बल अभी भी वही है, देखो अभी भी वस्तु वही है, वस्तु डब्बा वही है, सेम टू सेम 2 किलो का ही है, बल भी उतना ही लगा जा रहा है 5 न्यूटन का, लेकिन दिशा अलग अलग है। ये दिशा जो है वो इस साइड को लगा रहा था, जबकि ये दिशा जो है वो नीचे की तरफ लगा रहा था। इस केस में वस्तु इस डायरेक्शन में गति कर रही होगी, जबकि इस डायरेक्शन में कोई गति, इस वाले केस में कोई गति नहीं हो रही होगी। मतलब क्या? मतलब ये कि यदि मैं बोलूं, कि सेंटेंस लिख दिया आपने, कोई 2 किलोग्राम, द्रव्यमान की वस्तु, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं मैं, द्रव्यमान की वस्तु पर द्रव्यमान की वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लग रहा है। ये बात जो है वो हजम नहीं होगी, हमको पता ही नहीं चलेगा। इस कंडीशन को मान लीजिए आपने अगर नहीं देखा है, इस कंडीशन को आपने नहीं देखा है, अगर आपके पास केवल ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो बोल रहे हैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। भैया ये भी तो बताओ, वो बल किस साइड लग रहा है? इस साइड लग रहा है, मतलब इस साइड लग रहा है कि ऊपर से नीचे लग रहा है, या इस साइड लग रहा है? कुछ तो पता होना चाहिए ना हमें। मतलब यदि हम बल की बात करें, तो बल को जो है वो बिना दिशा के साथ प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। बल को दर्शाने के लिए हमें दिशा पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप ये वाला समझते हो कि नॉर्थ ईस्ट, जो न्यूज वाला कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो कुछ ऐसा होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है, और इस साइड जो है वो साउथ होता है। ये आप समझते हो? तो आपको बताना पड़ेगा ये 5 न्यूटन का वेट जो है वो आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो, तब जाके आप फोर्स के बारे में जस्टिस कर पाओगे, तब जाके आप फोर्स को बता पाओगे, हाँ भैया ये चीज जो है वो हम ईस्ट की तरफ में बल लगा रहे हैं, तब जाके हमें पता चल पाएगा कि हाँ बल, अब हम बता सकते हैं कि 5 न्यूटन का बल जो है ऐसा लग रहा है जिससे वस्तु जो है वो इस साइड गति कर रही है ना, ईस्ट की साइड में लग रहा है, या फिर ये जो है वो साउथ की साइड में लग रहा है, तो ऊपर से इस पे बल लग रहा है। तब हम इस सेंटेंस को पूरा मानेंगे। कब मानेंगे? जब हमको जो है वो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी मालूम होगा कि इस दिशा में बल लग रहा है। बस यहीं से आता है सदिश का कॉन्सेप्ट, या फिर वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी सभी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सारी की सारी जो है वो सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, बल जो है वो सदिश राशि है, उसमें जो है वो आप बल को जो है वो बिना दिशा के व्यक्त नहीं कर सकते, बल एक सदिश राशि है। इसके अलावा भी बहुत सारी सदिश राशि होती हैं, जैसे कि त्वरण, आप जानते होंगे, बाकी चीजें के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। बहुत सारी राशियां आप खुद से खोज सकते हो। कोई चीज, जैसे अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें कोई भी राशि है यदि, तो उसमें अगर कुछ भी चीज हो रही है, तो क्या बिना दिशा के पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, वो केवल अदिश राशि हो जाएगी, उसमें दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉसिबल अगर नहीं है, तो फिर आपको जो है वो क्या बोलते, दिशा अगर चाहिए ही पड़ेगी, तो वो सदिश राशियां कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए बल, बल में आपको दिशा बताना ही पड़ेगा। अगर आप दिशा नहीं बता पा रहे हैं, तो आप बल के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, पता नहीं लगा पाएंगे बल किस दिशा में लग रहा है। मेरे ख्याल से इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा सदिश राशियां क्या होती हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है। मतलब मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस दिशा में मैग्नीट्यूड लग रहा है, वो किस दिशा में वो चीज लग रही है, वो भी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां बोलते हैं। तो परिमाण समझ गए होगे आप, और दिशा समझ गए होगे, सीधी सी सिंपल सी बात है। अब अगली कंडीशन पे आते हैं अपन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, है ना। अगली स्लाइड पे आते हैं। वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मिक्सचर होता है। जो हम सदिश बोलते हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप समझ गए हो। मैग्नीट्यूड मतलब कि 5 6 कुछ भी अंक, 5 6 10 कुछ भी हो सकता है वो, है ना। और डायरेक्शन मतलब कि किस दिशा में है, वो डायरेक्शन बताता है। तो क्या वो ईस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाता है?
अभी के लिए समझ लो हाँ ऐसे ही दिखाता है, लेकिन जब 3D की बात करेंगे अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। अभी के लिए समझ लो कि हाँ वो दिखाता है, दिशा दिखाता है। तो सदिश को हम बोलते हैं परिमाण और दिशा। परिमाण होता है उसमें और दिशा होती है। वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वही वही बात जो है वो कोई बक्सा रखा हुआ है यहाँ पर, अगर किसी सतह पर उस पर जो है वो हम अगर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन का, और जो है वो इस साइड जो है वो धकेला जा रहा है, तो क्या होगा, इस साइड धकेला जा रहा है तो हम बोल देंगे इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम अगर सदिश की बात करें तो सदिश को हम कैसे दिखाएंगे, सदिश बराबर से वेक्टर बराबर से क्या हो जाएगा, इसके लिए मैग्नीट्यूड कितना है 5 है और इसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो हम इसको लिखेंगे ईस्ट की डायरेक्शन में। अभी के लिए अभी समझो, उसके बाद आगे बढ़ेगा। फर्स्ट 5 गुणित ईस्ट में लग रहा है ये बल, इसके कारण से ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंट है। हालांकि ऐसा नहीं दिखाते हैं, कैसा दिखाते हैं वो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड को लिखा कैसे जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं बल की बात करूँ तो 5 न्यूटन का बल लग रहा था उस पर बक्से पे, है ना। 5 न्यूटन का बल लग रहा था, क्या लग रहा था, एफ लग रहा था। एफ कितना लग रहा था, 5 न्यूटन का लग रहा था। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा ना सदिश, तो मैं बात करूंगा सदिश होगी एफ वेक्टर। ऐसा एरो बना देते हैं हम सदिश राशि दिखाने के लिए, है ना। सदिश को कैसे दिखाते हैं, ऐसा तीर के द्वारा दर्शाते हैं, तीरों के द्वारा ही दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सदिश को तीर से दर्शाओ, तीर से दर्शाओ। तो यहाँ पर जो ये लेंथ होगी यहाँ से इसकी इतनी इतनी जो दूरी होगी, है ना, इतनी जो दूरी होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और जो एरो दिखा रहा होगा वो क्या दिखा रहा होगा, डायरेक्शन दिखा रहा होगा। इसलिए हम राशियों को कैसे दिखाते हैं यहाँ पर, ये ऐसा, जैसे बल की एफ के बारे में बात करें तो एफ दिखाते हैं और ऊपर क्या दिखाते हैं, तो तीर दिखा देते हैं कि ये सदिश राशि है। अब इसमें सदिश राशि में जो परिमाण होता है, जैसे 5 न्यूटन का है ना, तो यहाँ पर हम परिमाण को जो लिखते हैं वो मॉड में लिखते हैं। परिमाण को हमेशा मॉड में लिखा जाता है, मॉड मॉड एफ, है ना। आप परिमाण को कैसे लिखते हो, मॉड एफ में लिखते हो। ये क्या दिखा रहा होता है, मॉड एफ क्या दिखा रहा होता है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा होता है। इस चीज को आपने मैथ्स में बहुत बार यूज करोगे, फिजिक्स में भी बहुत बार यूज करोगे। कोई भी चीज यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, मॉड में लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड बता रहा है, परिमाण बता रहा है, उसका आंशिक मान बता रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर जो मॉड होगा वो ऐसा दिखाएगा। और दिशा को हम कैसे दिखाते हैं, दिशा को हम दिखाते हैं, इसको मॉड ऐसा वेक्टर लिखना पड़ेगा, मॉड एफ वेक्टर। और दिशा को हम दिखाते हैं कैप से, मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो उसको ऐसा कैप से दिखाते हैं। ऊपर जो है टोपी पहना देते हैं, उसको बर्थडे कैप बना देते हैं। एफ जो है वो बर्थडे मना रहा है, उर्रे, है ना। तो एफ इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या बनता है, टोटल वेक्टर बनता है। कोई वेक्टर क्वांटिटी किन चीजों से मिलकर बनती है, परिमाण और दिशा से। परिमाण वेक्टर क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं, जरूरी नहीं है एफ ही वेक्टर हो, कोई भी हो सकता है, कोई वेक्टर ए भी हो सकता है, ए वेक्टर भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। बी वेक्टर भी हो सकता है, वी वेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसको बोलते हैं हम सदिश, है ना, सदिश। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ सदिश, एफ सदिश। और अगर हम परिमाण दिखेंगे, परिमाण को कैसे दिखाना है, इसको गणितीय फॉर्म में कैसे दिखाना है, परिमाण को हम दिखाएंगे एफ वेक्टर, काय में होगा, ये मॉड में होगा। मॉड समझते हो, मॉड में कोई भी चीज होती है तो पॉजिटिव होती है हमेशा। मॉड मॉड अगर कोई नेगेटिव चीज भी है तो मॉड के बाहर आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। तो परिमाण को किससे दिखाते हैं, मॉड से दिखाते हैं। और उसके बाद दिशा, दिशा को कैसे दिखाते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, ऐसा टोपी पहना देते हैं इसको। तो सदिश को जो हिंदी में लिखा था मैंने ऊपर, ऐसा परिमाण गुणित दिशा, और इसको जो है वो अंकों में ऐसा लिखाते हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ वेक्टर डॉट एफ की टोपी, एफ के ऊपर टोपी, है ना। तो ये डायरेक्शन दिखाएगा, ये इसका परिमाण दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो आपको ये तीर के बारे में बताना था। तो अब देखो ये एक वेक्टर ये दिखाया, मतलब क्या दिखाते हैं हम, वेक्टर जो है वो तीर से दिखाते हैं। कोई भी वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, तीर से दिखाते हैं। जैसे 5 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये क्या दिखा देगा, डायरेक्शन दिखा देगा। अच्छा ये क्या, ये देखो यहाँ पर 2 वेक्टर बने हुए हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। आप बता सकते हो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है जो लंबा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। 2 वेक्टर आपके सामने, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, वेक्टर मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये वेक्टर जो है वो ए वेक्टर जो है वो बड़ा होगा बी वेक्टर से। बात समझ में आ रही है, मैं सदिश क्यों क्यों सदिश राशियों की जरूरत हो रही है, क्योंकि कई राशियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड अगर हम लिख दें, परिमाण बस लिख दें, तो वो पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर पाती हैं, बता नहीं पाती हैं उसके बारे में। इसलिए हमको काय की जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ दिशा की जरूरत होती है ना, दिशा की आवश्यकता होती है। इसके कारण से हम सदिश राशियों को यूज करते हैं, सदिश राशियों का इस्तेमाल करते हैं। एक और उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। उदाहरण क्या ले रहे हैं, उदाहरण ये ले रहे हैं वो कि यहाँ पर जो है वो कोई बस एक केस ले रहे हैं। वो कौन सा केस ले रहे हैं,
यहाँ पर 3 वेक्टर के बारे में बात हो रही है। पहला वेक्टर 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले तो अपन डायरेक्शन बना लें ताकि अपन को समझ में आ जाए कि अपन किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल क्या है ना। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसको पहले तो ब्लैक कर लेते हैं। ओ, ये अपन ने इसको ब्लैक बोर्ड बना लिया। आज ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने की इच्छा हो रही थी इसलिए ब्लैक ब्लैक पढ़ा रहा हूँ सब। ऊपर मान लिया नॉर्थ है, नीचे मान लिया साउथ है, इस साइड मान लिया ईस्ट है, और इस साइड मान लिया वेस्ट है। ये तो समझते हो ना आप, डायरेक्शन सभी समझते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अरे वही है चीज। अब क्या बोल रहे हैं, इसका उदाहरण ले रहे हैं। मान लिया कि 5 न्यूटन किसी चीज पर जो है वो बल लगाया जा रहा है। देखो उदाहरण ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। कोई चीज पर जो है वो 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है, मतलब कोई वस्तु है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है, नॉर्थ की तरफ लग रहा है, मतलब ऐसा मान लिया ये 5 न्यूटन का बल लग रहा है, लग गया 5 न्यूटन का बल, है ना। इसको एरो से दिखाएंगे तो इधर जो है वो ऐसा एरो बना देंगे। ये वेक्टर दिखा दिया इन्होंने किसका, 5 न्यूटन का। फिर उसके बाद बोल रहे हैं 10 न्यूटन का। ये कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको ए वेक्टर लिख दिया। ये क्या दिखा रहा है इसका, ये बल का जो है वो मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है और डायरेक्शन भी दिखा रहा है। ए वेक्टर क्या दिखा रहा है, बल का मैग्नीट्यूड, मतलब 5 है उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये पूरा ए वेक्टर हो गया। बढ़िया। इसके बाद क्या करा हमने, दूसरा वेक्टर दिया हुआ 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट की तरफ कितना है, 10 न्यूटन का, 5 से दुगना हो जाएगा वेक्टर, मतलब वो जितना था उससे दुगना ईस्ट की तरफ लग रहा है, ये हमने लगा दिया ईस्ट की डायरेक्शन में। और फिर उसका इसका एरो भी बना दिया। ये कौन सा वेक्टर मान लिया हमने, बी वेक्टर मान लिया, तो इसको हमने नाम दे दिया बी वेक्टर। बी वेक्टर, बी में क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा जो कि कितना है 10 है, और डायरेक्शन क्या है ईस्ट की तरफ, तो ये पूरी तरह से वेक्टर क्वांटिटी होगी बी वेक्टर, बिल्कुल है। फिर उसके बाद हमने तीसरा लिया 5 न्यूटन टुवर्ड वेस्ट, टुवर्ड 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं अपन किसी पर, किस साइड, वेस्ट की डायरेक्शन में। वेस्ट किस साइड है, इस साइड है। 5 न्यूटन कितने बराबर होगा, जितना ए होगा मैग्नीट्यूड में तो उतना ही बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा वो, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मैग्नीट्यूड में हमने ये बना लिया। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा इस कंडीशन पर। ये कौन सा वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर। इसमें भी मैग्नीट्यूड है 5 का, और इस साइड जो है वो डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो ए बी सी इस तरह से वेक्टर के रूप में हम इसको दर्शाएंगे, ए बी सी को इस तरह से दर्शाएंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ए वेक्टर जो है वो उसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम क्या दिखाते हैं, ए वेक्टर, ये मॉड से दिखाते हैं, और वो कितना है 5 न्यूटन है। ए वेक्टर की बात करें यदि, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन है। ए वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, ये ब्लू वाला है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला जो है वो ए वेक्टर है, इसकी बात कर रहे हैं वो। तो मेरा कंप्यूटर पता नहीं कब ठीक होगा। तो ये ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन का है। अच्छा, ए की डायरेक्शन क्या है, उसको हम ए कैप से दर्शाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, ये सदिश राशियां जो है वो इस तरह से दिखाते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर, अगर ए वेक्टर कैसे दर्शाएंगे, ए वेक्टर को कैसे दर्शाएंगे, तो ए वेक्टर जो है वो ऐसे, ए वेक्टर की बात करें यदि, तो ए वेक्टर बराबर से हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर इस पहले जनरलाइज फॉर्म में लिख लो इसको, ए वेक्टर, और इसका क्या मॉड बनाना पड़ेगा, जिससे हम इसको बोल सकें कि ये क्या है, परिमाण है। ए वेक्टर का मॉड, डॉट लिखेंगे, ए का ऊपर क्या लिख देंगे, कैप लगा देंगे। ये ए कैप क्या दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा होगा डायरेक्शन। मतलब हमने ए सदिश को व्याख्यित कर दिया, ए सदिश का बता दिया कि भाई ये 5 न्यूटन है, और ए डायरेक्शन में उसकी वो ए डायरेक्शन में जा रहा है। तो समझ में आ गई ना मेरे ख्याल से, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और ए डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में। अभी बताऊंगा, इसका यूज नहीं करते हैं हम, नॉर्थ की डायरेक्शन लिखना नहीं पड़ता है आपको, जब आई जे के बता दूंगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। अभी के लिए समझो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमने इस प्रकार से क्या दिखा दिया, ए वेक्टर को परिभाषित कर दिया कि ए वेक्टर इस कंडीशन में ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, सिंपल सी बात है। तो ये ए वेक्टर होगा। क्या आप बी वेक्टर को बता सकते हो, बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, अगर इसी केस में हमने जो उदाहरण लिया है उसमें बी वेक्टर कैसे दिखाएंगे। बी वेक्टर भी बहुत आसान है, देखो बी वेक्टर लिख के बताते हैं आपको। तो बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर ऐसा बनेगा, बराबर से दोनों चीज का मिक्सचर होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। परिमाण कितना हो जाएगा, सॉरी, बी वेक्टर का मॉड
ये परिमाण हो जाएगा इसका, और दिशा क्या हो जाएगी, बी कैप, बी के ऊपर कैप। इस तरह से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु का हम जो है वो वेक्टर दिखाते हैं, जहां पर मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, मॉड में दिखाते हैं, डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, ऊपर कैप से दिखा देते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किसी चीज, किसी राशि का हम सदिश का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे दर्शाते हैं, है ना। तीर से दर्शाते हैं, मतलब कि मान लीजिए आपको अगर मैथ्स में, अगर कहीं ऐसा मैथ्स या फिजिक्स में ऐसा तीर बना हुआ है, तो वो क्या बना, को क्या दिखा रहा है, वो वेक्टर दिखा रहा है ना। जैसे कूलॉम्स लॉ में होगा, यदि कोई आवेश के साथ जो है वो, कोई आवेश जो है वो इस तरह से मूव कर रहा होगा, तो ये क्या दिखाएगा, ये उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा, ये उसका वेक्टर बताएगा, ये कौन सी राशि, सदिश राशि हो जाएगी, जिसको हमको मैथमेटिकली, ये जो हमने डायग्राम के रूप में दिखा दिया, मैथमेटिकली भी बताना पड़ेगा कि उसका क्या हो रहा है, वहां पर कौन सी चीज हो रही है, फोर्स लग रहा है, चार्ज है, क्या है ना। तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो मेन बात क्या है इसमें बताने वाली, यही है कि जो ऊपर केवल वेक्टर लगा रहता है, उसमें दो चीजें छुपी होती हैं, परिमाण छुपा होता है और उसमें दिशा छुपी हुई होती है। तो ये मेरे ख्याल से दूसरी स्लाइड का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरी स्लाइड पे। इसी बीच बता दूं, यदि मीटिंग बंद हो जाती है तो आप जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, है ना। आपको पता है 30 मिनट की, 40 मिनट की रिस्ट्रिक्शन रहती है, 10 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी। अगला जो है, दो सदिश कब बराबर होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे जुड़े हुए बेसिक आता है आपको बताने के लिए, कोई दो सदिश बराबर कब होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने दो वेक्टर बनाए यहाँ पर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो क्या ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, तो क्या ये सदिश दोनों बराबर होंगे, कैसे बताओगे। तो हमको इसको दर्शाना पड़ेगा, मान लीजिए ये जो है वो 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का है, बल लग रहा है, बल के केस में ले लिया, कुछ भी हो सकता है सदिश डायरेक्शन में, अभी मैं न्यूटन समझा रहा हूँ, बल के केस में ले रहा हूँ, बल ही यूज करेंगे अभी अपन कूलॉम में, इसलिए अब मैं बार बार बल ले रहा हूँ। 5 न्यूटन का बल जो है वो ए सदिश दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, लेकिन हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो 5 ही आने वाला है। जैसे कि अपन इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखे, तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट ए कैप। ऐसे बी वेक्टर की बात करें, यदि बी वेक्टर कैसा होगा, बी वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, आंकिक मान, डॉट में बी कैप। अच्छा, यहां तक तो बात सही थी। मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, न्यूटन नहीं लिखूंगा, केवल 5 लिखूंगा। बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 5 है, लेकिन डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन यदि इस साइड है तो ये डायरेक्शन इसके अपोजिट है। मतलब ये मान लीजिए अगर ईस्ट की तरफ है, तो ये वाली जो है वो वेस्ट की तरफ हो जाएगी, होगी कि नहीं। जब इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या ए कभी बराबर होगा बी के, ए कभी भी बराबर नहीं होगा बी के। मतलब कोई सदिश कब बराबर होते हैं, वो बराबर ये तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो ही, साथ साथ क्या बराबर, मैग्नीट्यूड तो बराबर हो ही, साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी बराबर हो, है ना। दोनों जब क्वांटिटी बराबर होंगी, तब जो है वो आपका क्या बोलते हैं, सदिश जो है दोनों बराबर होंगे। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, केवल मैग्नीट्यूड बराबर से होने से कुछ मतलब नहीं है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। हाँ, अगर ये वाली डायरेक्शन बी की इस डायरेक्शन में होती, तब बराबर हो जाता है। वहीं दूसरा, इसी के जैसा दूसरा, इसी के साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका, सदिश को समांतर मूव करने पे वो परिवर्तित नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक और सदिश की बात कर लेते हैं अपन, एक सदिश की बात कर लेते हैं जो कि है ये वाला, इसको नाम दे दिया मैंने ए सदिश, ए वेक्टर है ये कोई, है ना। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें। यदि मैं इस सेम सदिश को, इस सेम सदिश को थोड़ा सा ऊपर समांतर की तरफ बढ़ा देता हूँ, समांतर की तरफ बढ़ा देता हूँ, सेम वही मैग्नीट्यूड, सेम टू सेम है, वही है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी वही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये अभी भी ए वेक्टर ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। इस गुण का यूज करते हैं हम बहुत बार, बहुत बार इस गुण का यूज करते हैं। सदिश में क्या करते हैं हम, एक सदिश यहाँ पर है, तो उसको जो है वो पैरेलली जो है वो हम मूव करते हैं। इसको अगर पैरेलली मूव करेंगे, इसके समांतर मूव करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली, मैग्नीट्यूड भी वही रहने वाला है, ये यहीं के यहीं रहने वाला है। इसका यूज करते हैं दो सदिश को जोड़ने में, जो कि अगला लॉ आने वाला है, जो कि अगली बात आने वाली है। तो यहाँ पर ये दो बातें जो है वो बहुत जरूरी है। दो सदिश कब बराबर होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, एज वेल एज उनकी डायरेक्शन भी बराबर होगी।
कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। कोई सदिश जब बराबर होंगे तब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे, तब बराबर होंगे। और एक सदिश को पैरेलली जो है वो खिसकाया जा सकता है, उसकी जगह से मूव किया जा सकता है। वहीं इसी के साथ, इन दोनों प्रॉपर्टी के साथ, अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका परिणामी निकालना, जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है ना। उसके लिए जो है वो हम फिर से वही उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। उसके पहले, इस उदाहरण को समझने के पहले हम किसी के परिणामी निकालना सीखते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको दो बल दिए हुए हैं। दो बल कौन कौन से हैं, ये मान लीजिए ए वेक्टर है। दो बल मतलब दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर है, और ये वाला जो ऊपर वाला है ये बी वेक्टर है। अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। आज जो खेल है आपका, आज जो समझने वाली बात है, पूरी से पूरी हद तक जो बात है वो आपकी पर्सपेक्टिव की है, समझदारी की है। इस चीज को आपको 3D में समझना पड़ेगा, अपना दिमाग पूरी तरह से खुला रखना पड़ेगा। 3D क्या होता है, स्पेस में कोई चीज होती है। बोर्ड पर तो समझ रहे, बोर्ड 2D और 3D में अंतर मैं बहुत पहले से बता चुका हूँ आपको। 2D क्या होता है, जिस जिस आकृति को हम बोर्ड पर बना सकते हैं, जैसे कि वृत्त, त्रिभुज, आयत, लाइन, पॉइंट, ये 2D बनाए जा सकते हैं, बोर्ड पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन उस पॉइंट को मैं बोर्ड से निकाल कर सामने ले आऊं, बाहर ले आऊं, तो वो 3D में आ जाता है। हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो 3D में काम कर रही होती है ना। तो जब भी 3 डायमेंशन की बात करूं, एक दीवार का कोना इमेजिन कर लिया करो। दीवार का कोना समझते हो, ये वाला ऐसा हिस्सा, मैं कैसे बता दूं, ऐसा वाला हिस्सा। इसमें जो है वो तीनों डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन भी होती है, ये वाली डायरेक्शन भी होती है, ये वाली, तीनों एक्सिस दिख रहे होते हैं। तो दीवार का कोना जो है बहुत अच्छा उदाहरण है। आप लोग फिर से ज्वाइन करें, मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूँ दीवार के कोना किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से ज्वाइन करो।